चैप्टर 142। कुछ देर बाद इंदिरा ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाहें धीरे धीरे उसके सामने रखी पांडुलिपि पर घूमी। चेहरे पर एक हल्की सी संतुष्ट मुस्कान आई, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं सकी। उसकी जगह अब हल्की निराशा नजर आने लगी। नहीं, अगर मुझे ये रचना पूरी करनी है, उसने बड़बड़ाते हुए सोचा, तो मुझे अन्ना के आसपास रहना होगा। तभी असली इंस्पिरेशन मिलेगी। और अगर मैं उससे दोस्ती कर पाऊं तो और भी अच्छा। पिछली पार्टी में भी उसे अजीब सा एहसास हुआ था। उसे लगा था कि अन्ना के अंदर भी कोई खास शक्ति है, कोई अलौकिक ताकत। पर वो शक्ति आखिर है क्या? इंदिरा ने अपनी ठुड्डी टेबल पर टिका दी और गहरी सोच में डूब गई। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। ठीक है, उसका स्कूल कौन सा था? उसने याद करने की कोशिश की। पोलारिस अकादमी। फिर अचानक उसने टेबल पर जोर से थपकी मारी, फौरन खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गई। माँ, मुझे स्कूल बदलना है। अन्ना अब सोनू से अलग होकर अपने पुराने घर यार्डली निवास पर वापस जा रही थी, कुछ जरूरी सामान लेने के लिए। सोनू तो बिल्कुल तैयार नहीं था उसे अकेले जाने देने के लिए। उसने तो रवि को भी बुलाने की सोच रखी थी ताकि अन्ना की मदद हो सके। लेकिन जब अन्ना ने कहा कि उसे बस कुछ छोटी मोटी चीजें ही लेनी हैं, तो आखिरकार सोनू ने मान लिया। जब वह चलने लगी तो सोनू ने पीछे से पुकारा, जब तुम शिफ्टिंग पूरी कर लो तो मुझे बताना, हम तुम्हारे नए घर की एक पार्टी करेंगे। अन्ना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है। अब समय आ गया था। अन्ना को सभी से कुछ जरूरी बातें करनी थी। सभी अहम लोग अब एक जगह इकट्ठा हो चुके थे। अब जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने का वक्त था। लेकिन उससे पहले उसने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी छिपी निगाह को ढूंढ रही हो। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अंधेरे में छिपी निगाहों को भी महसूस कर पा रही थी। अब वक्त आ गया था कि जो शख्स उसे लगातार देख रहा था, वो खुद सामने आए। पर अन्ना ने कभी नहीं सोचा था कि उसके मन का ख्याल इतनी जल्दी सच हो जाएगा। क्या वो कोई फ्यूचर से है, या उसने अनजाने में अपनी कोई मेंटल एबिलिटी एक्टिवेट कर दी है? मिस यार्डली, हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। दो लंबे और मजबूत जवान कैजुअल ड्रेस में उसकी कार के सामने आ खड़े हुए। अन्ना के होठों पर एक हल्की मगर ठंडी मुस्कान आई। अगर मैं सिर्फ इसलिए मिलने चली जाऊं क्योंकि उसने बुलाया है, तो मैं कितनी कमजोर लगूंगी, है ना? उसने बहुत शांत लहजे में जवाब दिया। दोनों जवानों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे वो मुश्किल में फंस गए हों। अन्ना ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। उसने कार से बाहर आने का जरा भी इरादा नहीं दिखाया। सामने से हटो, उसने सख्त और ठंडे लहजे में कहा। दोनों के चेहरे सख्त हो गए। मिस यार्डली, हमें आपको आमंत्रित करने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर आप मना करेंगी तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। अन्ना ने उन्हें घूरते हुए कहा। क्या मतलब? ये कोई धमकी है? वे दोनों जवान स्पेशल फोर्सेस से थे। उन्हें पता था कब क्या करना है। उनका कॉन्फिडेंस और इंस्टिंक्ट्स आम लोगों से कहीं ऊपर था। आप ऐसा समझ सकती हैं, मिस यार्डली, उनमें से एक ने अपनी कमर की और हाथ बढ़ाते हुए कहा। अन्ना की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन कार नहीं चली। इंजन बस हल्का गुनगुना रहा था। दोनों के चेहरे बदले, जैसे अब वो भी एक्सट्रीम मेथड्स अपनाने के लिए तैयार हो गए थे। तभी इंजन की आवाज बंद हो गई। इससे पहले कि वे कुछ करते, अन्ना ने दरवाजा खोला, बाहर निकली और कार के बॉडी पर हाथ टिकाकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में कार की चाबियां थीं, जिनसे वो कैजुअली खेल रही थी। दोनों जवान अब भी कुछ समझ नहीं पाए थे। अन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कार लिमिटेड एडिशन है। अगर इस पर एक भी स्क्रैच आया ना, तो भरपाई करनी पड़ेगी।
और तुम दोनों बेचकर भी वो रकम पूरी नहीं कर सकोगे। इतना कहकर वह सीधी हुई। चलो, रास्ता दिखाओ। वे दोनों प्रोफेशनल कमांडो थे, लेकिन यह पहली बार था जब कोई लड़की उन्हें इस तरह डरा नहीं बल्कि सीधी टक्कर दे रही थी, और वो भी इतनी नॉर्मल और शांत लहजे में, जैसे उसे पहले से पता था कि ये होने वाला है। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर एक ने अन्ना को एक दूसरी कार की ओर इशारा किया जिस पर मिलिट्री की नंबर प्लेट लगी थी। दूसरा पीछे रह गया और उसकी कार को चालू करने का इंतजाम करने लगा। उसे खरोंच भी मत आने देना, अन्ना ने पीछे मुड़कर चेतावनी दी, वरना जो नुकसान होगा उसे भरने के लिए तुम्हारी पूरी सैलरी भी कम पड़ेगी, समझे? जवान ने फोन रखते हुए कार की ओर देखा। मन में सोचा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं ये अमीर लोग और उनके महंगे खिलौने। अन्ना कार में बैठी और उसके आंखों पर ब्लैक पट्टी बांध दी गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, चुपचाप बैठी रही। इतनी शांति? उसके बगल में बैठा जवान थोड़ा हैरान हुआ। उन्होंने उसका पूरा प्रोफाइल पढ़ा था, कुछ वीडियो भी देखे थे, लेकिन कभी उसे सीरियसली नहीं लिया था। सोचते थे एक 16 साल की लड़की कैसे इतनी ताकतवर हो सकती है। अगर वो बचपन से कोई मिलिट्री ट्रेनिंग ले रही होती तो समझ आता, लेकिन वो तो एक फौजी परिवार से थी, एक रईस माहौल में पली बड़ी। फिर भी उसका लीडरशिप और कमांड इतना मजबूत था कि सीनियर सोल्जर्स भी उसके आगे कम पड़ जाए। और अब जब उससे आमने सामने मिले तब जाकर एहसास हुआ कि इस लड़की में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो उसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाता है। चैप्टर 143। सेना की एक स्पेशल नंबर प्लेट वाली गाड़ी बिना किसी रुकावट के सीधा एक बेहद सख्त पहरे वाले आर्मी बेस के अंदर घुस गई। अन्ना ज्यादा सतर्क नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी की दिशा और बैलेंस थोड़ा भी बदला, उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि रास्ता किस तरफ मोड़ रहा है। ये अब उसके लिए एक नेचुरल आदत बन चुकी थी, बिना किसी कोशिश के उसकी सेंस एक्टिवेट हो जाती थी। हम पहुंच गए हैं, मिस यार्डली, एक सिपाही ने कहा। कार का दरवाजा खुला और दो आदमी अन्ना को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उनमें से एक ने उसके हाथ को छूने की कोशिश की, उसका हाथ एक झटके में अन्ना की पकड़ में फंस गया। आगे चलो, मैं पीछे आ रही हूँ। उसकी आवाज में बर्फ सी ठंडक थी। मैं कैदी बनने की आती नहीं हूँ। इसके बाद उसने सिपाही की कलाई छोड़ी, जो एकदम हक्का बक्का रह गया। उसकी पूरी बॉडी झटका खाकर रुक गई। दर्द सहते हुए उस सिपाही ने गुस्से से अन्ना की तरफ देखा। ठीक है, लेकिन फिर तुम्हें खुद ही संभालना होगा, दूसरे सिपाही ने गुस्से में जवाब दिया। अन्ना की आंखों पर एक ब्लैक पट्टी बंधी हुई थी, जिसे हटाने का अभी कोई इरादा नहीं था। अगर वो अंधेपन की वजह से ठोकर खा भी जाती तो ये उनकी प्रॉब्लम नहीं थी। वे दोनों मुड़े और आगे चलने लगे और अन्ना बिना किसी हिचक उनके पीछे चलने लगी। हालांकि उसकी आंखें ढकी हुई थी, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था। उसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन इतनी स्ट्रांग थी कि वह हर मूवमेंट को महसूस कर पा रही थी। एक पॉइंट पर सोल्जर्स ने टेस्ट करने की कोशिश की कि क्या ब्लाइंड फोल्ड वाकई में काम कर रहा है या नहीं। हालांकि अन्ना अपने चारों तरफ कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी बाकी इंद्रियां, खासकर सुनने की, काफी तेज हो चुकी थी। अब तो जैसे उसके शरीर में चल रहे बदलावों ने उसे उसके वातावरण के साथ पूरी तरह सिंक्रनाइज कर दिया था। इसलिए चाहे सामने वाला कितना भी चुपचाप चले या किसी भी दिशा में मुड़े, अन्ना को सब पता चल रहा था। करीब 5 मिनट चलने के बाद वे उसे एक खुले से मैदान में ले गए। फिर अचानक आसपास की आहटें रुक गईं। वे उसे वहीं छोड़कर चले गए। अन्ना ने हल्की सी भौहें चढ़ाई और पट्टी हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी आंखों से पट्टी हटी, एक ठंडी सी चमक उसके सामने से गुजरी। उसका शरीर रिफ्लेक्स में झुक गया और वह एक तेज, बर्फीली ब्लेड की धार से बाल बाल बची जो उसके चेहरे को चीर सकती थी। ब्लेड की नोक पर चमकते लाइट रिफ्लेक्शन में अचानक एक जोड़ी जलती हुई आंखें नजर आईं। वो तुरंत घूमी
और एक बिजली सी स्पीड में उस शख्स की पीठ पर हमला कर दिया। अटैक इतना फास्ट था कि सामने वाला रिएक्ट ही नहीं कर पाया। वह सीधा आगे की ओर गिरा और जमीन से टकराया। अगले ही पल दूसरा शख्स उस पर टूट पड़ा। अन्ना का चेहरा अब पूरी तरह ठंडा हो चुका था। उसने साइड में मूव करके अटैक को डॉज किया और फिर दोनों के बीच 5 से 1 घातक फाइट शुरू हो गई। उसकी ताकत विस्फोट जैसी थी। उसने एक घूंसा मारा सीधा उस आदमी के पेट पर। सैनिक कई मीटर दूर जाकर गिरा, एक ही पंच में। खांसी। वो सिपाही खांसते हुए हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब हुआ क्या। फिर वह बिना एक सेकंड गंवाए दौड़कर बाहर निकल गया। सारे सैनिक जो उस पर अटैक कर रहे थे अब पूरी तरह चौंक चुके थे। हालात उनकी उम्मीद से काफी बाहर थे। ऊपर से अचानक 2 और सैनिक नीचे उतरे, जिनके साथ स्नाइपर भी घसीटा जा रहा था। अन्ना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने अपनी बंदूक को मोड़ा और वो फिर से एक कंगन बनकर उसकी कलाई पर फिट हो गई। उसी वक्त अनिकेत वहां पहुंचा। उसकी आंखें अन्ना से सीधी भिड़ी और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में आग थी। तुमने उसे गोली मारी? तुम्हें पता भी है ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो देश के लिए अपनी जान झोंक देते हैं। उसकी आवाज सख्त थी, एक सोल्जर की, जिसमें गुस्सा भी था और अफसोस भी। लेकिन अन्ना, वो पूरी तरह शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये उनकी पहली मुलाकात थी। अन्ना ने कुछ सेकंड्स लगाए इस आदमी को समझने के लिए। एक विशाल, मजबूत आदमी, कम से कम 6 फुट 3 इंच लंबा। उम्र? कोई 25 से 30 के बीच। पद? जनरल। कोई शक नहीं, ये वही आदमी है जो मुझे गुपचुप तरीके से मॉनिटर कर रहा था। चैप्टर 144। तो हमला पहले तुमने किया था, है ना? क्या बात है? क्या तुम्हें लगता है कि कानून अमीर और गरीब के लिए अलग अलग काम करता है? अन्ना ने बेहद ठंडे लहजे में कहा। मैं? अनिकेत कुछ पल के लिए चुप रह गया। वो जानता था कि उसने अन्ना की परीक्षा लेने की सोची थी, लेकिन उसे मारने का इरादा कभी नहीं था। और ये कैसे तय किया तुमने कि उसे गोली मैंने ही मारी? अन्ना के होठों पर एक रहस्यमयी सी मुस्कान थी। अनिकेत की भौहें सिकुड़ गईं। उसे खुद भी उस हादसे को देखने का मन नहीं था, लेकिन सच्चाई यही थी, ये घटना वाकई हो चुकी थी। जिस लड़की को वो स्पेशल रिक्रूटमेंट के जरिए लाने की सोच रहा था, उसने पहले ही दिन एक बेहतरीन स्नाइपर को शूट कर दिया था। अब बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे मिलिट्री कोर्ट का सामना करना पड़ सकता था। तुम अब भी इनकार कर रही हो? अनिकेत अब थोड़ा निराश नजर आया। अन्ना ने एक हल्की मगर तीखी हंसी के साथ उसकी बात अनदेखी की और उस सोल्जर की तरफ देखने लगी जो जमीन पर पड़े स्नाइपर की जांच कर रहा था। अपने कमांडर इन चीफ को बताओ, क्या वो मरा है? जांच कर रहा जवान झुका, फिर सीधा खड़ा हुआ और बोला, जनरल मिश्रा, त्रियुग अभी मरा नहीं है, बस बेहोश है। उसने एक सिल्वर सुई निकाली। इसमें एक स्पेशल दवा थी, एनेस्थेटिक, जिसे एमिनोबेंजोइक एसिड कहते हैं। डोज ज्यादा होने से वो होश खो बैठा। अनिकेत की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। उसने अन्ना को देखा, फिर सुई को अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा और त्रियुग के पास जाकर दोबारा जांच की। थोड़ी देर बाद वो उठ खड़ा हुआ, उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था। इसे ले जाओ। यस, जनरल मिश्रा। दोनों सोल्जर्स ने त्रियुग को उठा लिया। अन्ना ने अपनी बॉडी को सीधा किया, उसकी निगाहें अब भी अनिकेत पर टिकी थीं। इतना घूरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली, अन्ना बोली। उसके स्वर में बगावत थी। उसे अच्छी तरह पता था कि अनिकेत को क्या चाहिए, उसका हथियार। अनिकेत झुंझला उठा। वो उसी हैंडगन को ढूंढ रहा था जिसे अन्ना ने पहले पकड़ा था। लेकिन उसे इस बात पर हैरानी हो रही थी कि गोली चलने की आवाज क्यों नहीं आई। वो असली बुलेट नहीं थी, बल्कि ट्रैंक्विलाइजर था। हर किसी का बचने का अपना तरीका होता है, और अन्ना ने अपना नाम तक नहीं बताया। यही उसे और भी दिलचस्प बना रहा था। सीधे उसकी ओर मुड़कर अनिकेत ने फॉर्मल अंदाज में खुद को इंट्रोड्यूस किया। हेलो, मैं अनिकेत मिश्रा हूँ,
रायगढ़ मिलिट्री डिपार्टमेंट का जनरल और 5th मिलिट्री जोन की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स का कमांडर। अगर मेरी किसी हरकत से तुम्हें बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम समझोगी। अन्ना जानती थी कि रायगढ़ में केवल 4 मिलिट्री जोन्स थे। यह 5th जोन असल में कोई रायगढ़ की लोकेशन नहीं, बल्कि एक खास मिशन यूनिट थी जिसका हेडक्वार्टर रायगढ़ में था। ये बात मिलिट्री फैमिलीज के बीच कॉमन नॉलेज थी। अन्ना चुपचाप खड़ी रही, उसकी नजर अनिकेत की आंखों से टकरा रही थी। एक कमांडर के तौर पर अपने सैनिकों की फिक्र करना सही है, उसने कहा। लेकिन जनरल मिश्रा, मुझे बाहर बुलाने का तुम्हारा तरीका काफी यूनिक था। अनिकेत ने अपना टेम्पर तो खो दिया था, लेकिन उसने इसे पर्सनली नहीं लिया। हालांकि अन्ना को जिस तरह इनवाइट किया गया था, यानी जबरदस्ती लाकर, उसे उस पर आपत्ति थी। और ऊपर से पहले की जो निगरानी थी, वो अलग ही लेवल पर थी। अनिकेत को खुद भी अब अपनी गलती महसूस हो रही थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि अन्ना ने बात को काटकर सीधे मुद्दे पर ला दिया। निगरानी, अपहरण, जानलेवा हमला। जनरल मिश्रा, आप सच में सारी हदें पार कर चुके हैं। अन्ना की आवाज में बर्फ जैसा ठंडापन था। अनिकेत के अपने ही शब्द अब उस पर लौटे थे, जिससे वो न सिर्फ शर्मिंदा बल्कि हैरान भी था। क्या उसे सच में पता चल गया था कि उस पर नजर रखी जा रही थी? वो कैसे जान गई? उसके दिमाग में ढेरों सवाल दौड़ रहे थे, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिल रहा था। अब बस उसके सामने खड़ी उस लड़की को ज्यादा इज्जत देनी बाकी थी। ठीक है, मैं बस ये जानना चाहता था कि जिसमें मेरी दिलचस्पी है, वो वाकई में उस दिलचस्पी के लायक है या नहीं, अनिकेत ने सीरियस अंदाज में कहा, लेकिन लहजा हल्का फुल्का रखकर बात को हल्का करने की कोशिश की। लेकिन तुमने उसके जान से खेलने की कोशिश की, अन्ना ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। अगर वो ट्रैंक्विलाइजर न होकर असली गोली होती तो क्या तब भी वो बच पाता? तुमने अपनी फोर्स की जान जोखिम में डाल दी सिर्फ इस टेस्ट के लिए, एक ऐसे इंसान की निष्ठा की परीक्षा जो तुम्हारे लिए अजनबी है। जनरल मिश्रा, ये बहुत बड़ा रिस्क है। कुछ सेकेंड्स की चुप्पी के बाद अन्ना ने फिर कहा। और तुम सच में सोचते हो कि मैं उस इंसान पर दया दिखाऊंगी जो मुझ पर जासूसी करता है, मुझे किडनैप करता है और फिर मुझे ही मारने की कोशिश करता है? अन्ना छोटी बातों को नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन अपमान, वो बर्दाश्त नहीं था। बार बार टेस्ट करना, जैसे कोई उसे लेप के चूहे की तरह इस्तेमाल कर रहा हो, ये बिल्कुल गलत था। अन्ना के शब्द सीधे दिल में जा लगे और अनिकेत के चेहरे का रंग बदल गया। अपने करियर में पहली बार एक जनरल को एक जूनियर ने खुलेआम डांट लगाई थी। अगर अन्ना ने वाकई त्रियुग को गोली मार दी होती तो बात इतनी बिगड़ जाती कि शायद उसका करियर भी खतरे में आ जाता। अगर बात सच में वहां तक पहुंचती तो मैं खुद माफी मांगता, अनिकेत ने गहरी आवाज में कहा। मैंने वाकई में पूरे सिचुएशन को ठीक से नहीं समझा। सच कहे तो वो बस अन्ना की रिएक्शन देखना चाहता था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो लड़की सच में हथियार लेकर चलती है। और फिर उसका जवाबी हमला, इतना सटीक, इतना शांत, जैसे हर चीज का कंट्रोल उसके पास ही हो। चैप्टर 145। अगर सीधा कहें तो उसने अन्ना की जवाब देने की ताकत को बहुत हल्के में लिया था। अनिकेत की प्रतिक्रिया और उसके उठाए गए कदमों ने अन्ना की स्थिति को थोड़ा बहुत फिर से मजबूत कर दिया था। कम से कम ये साफ हो गया था कि ये आदमी उस पर सिर्फ अपनी पोजीशन के जोर से हावी नहीं होगा। वह अपने किए गए हर फैसले की जिम्मेदारी खुद उठाएगा। मिस यार्डली, मुझे अफसोस है, अनिकेत ने कहा। उसकी आवाज में अद्भुत संतुलन था, नम्रता और गर्व के बीच, लेकिन फिर भी पूरी गंभीरता और सख्ती के साथ। हालात अलग थे, और जब हालात असाधारण हों तो कदम भी असाधारण उठाने पड़ते हैं। मैं आपकी काबिलियत की बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैंने वो कदम उठाए। अन्ना कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो बेवजह अपने फायदे के लिए किसी को बार बार परेशान करे। जब उसने पहली बार अनिकेत से अपना नाम बताया तो उसके चेहरे के कोने पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। मुझे अन्ना कहो, या फिर तुम चाहो तो अनुज भी कह सकते हो। अनिकेत की आंखों में उसकी तारीफ और भी गहरी हो गई। वो ना तो डरपोक थी और ना ही घमंडी। शांत, समझदार और पूरी तरह से संतुलित। उसे ना तो किसी रैंक से डर था और ना ही उसे दिखावे की जरूरत थी।
वो जानती थी कब बोलना है, कब चुप रहना है। ये संयम, हिम्मत और समझदारी का ऐसा मेल था जो किसी किसी में ही देखने को मिलता है। ऐसे लोग आम नहीं होते। मिस यार्डली, प्लीज, अनिकेत ने फिर कहा। हम यहाँ यूं ही खड़े रहकर बात तो नहीं कर सकते, है ना? अन्ना ने हल्के से सिर हिलाया और अनिकेत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। उसके मन में भी जिज्ञासा थी, आखिर अनिकेत ऐसा क्या हासिल करना चाहता है जो उसके लिए इतना रिस्क ले रहा था। दूसरी तरफ नंबर प्लेट वाली एक शानदार काली कार गंभीर अपराधियों के लिए बने मिलिट्री डिटेंशन सेंटर के सामने आकर रुकी। नकुल ने अपनी घड़ी की ओर देखा। अमृता अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? अगर दोनों परिवारों के बीच पुराना रिश्ता ना होता और अगर उसने अमृता को बचपन से बड़ा होते नहीं देखा होता तो शायद वो इस नखराली लड़की के लिए वक्त बर्बाद भी नहीं करता। वो जैसे ही बेचैनी से कार में बैठा था, एक अचानक चेहरा खिड़की से चिपका और वो चौंक गया। नकुल। खिड़की से झांकती छोटी सी अमृता की मासूम मुस्कान खिलते फूल की तरह थी और उसके मुंह में लॉलीपॉप लटका था। नकुल ने एक गहरी सांस ली, दिल पर हाथ रखा। हाँ, उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। चलो जल्दी कार में बैठो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, उसने कहा। लेकिन अमृता ने दरवाजा खोलने की तकलीफ भी नहीं उठाई। वो सीधा ऊपर से चढ़ी और पिछली सीट पर आराम से जाकर फैल गई। उधर करण कमरे में दाखिल हुआ। मिस्टर सिंह, क्या बात है? आर्यन ने पूछा और सामने रखी रिपोर्ट्स में फिर से डूब गया। मिस त्रिवेदी पहले ही जा चुकी हैं। मिस्टर त्रिवेदी बहुत आभारी हैं। वो कहना चाहते थे कि अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताइए। ठीक है, आर्यन ने ज्यादा भाव नहीं दिखाए, ये सब कुछ तो उसके अनुमान में था। सर, एक और बात है, करण ने आगे कहा। मिस यार्डली की कार 5वें मिलिट्री जोन के बेस में देखी गई है। आर्यन ने तुरंत ऊपर देखा। वो वहां क्या कर रही है? ये साफ नहीं है, सर। सेना की गतिविधियां गोपनीय रहती है। ऊपर से 5वां जिला जनरल मिश्रा के अंडर में है। आर्यन की भौहें तन गईं। मैं समझ गया। 5वें जिले पर नजर रखो। अगर वह वहां से बाहर आती है तो तुरंत मुझे खबर दो। जी, करण ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। आर्यन की नजरें थोड़ी नरम हुईं। उसकी उंगलियां मेज पर धीरे धीरे टैप कर रही थी और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वापस अनिकेत और अन्ना। अनिकेत ने सामने बैठी अन्ना की ओर देखा। वो एकदम क्लासिक मिलिट्री पोस्टर में बैठी थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और प्रशंसा दोनों दिख रही थी। क्या आपने पहले किसी स्पेशल ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है? अनिकेत ने पूछा। अन्ना ने सीधे उसकी ओर देखा। इस बारे में जनरल मिश्रा को मुझसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। उसे यकीन था कि अनिकेत जैसा आदमी जो इतनी पोजीशन पर है, वो उसे यहाँ लाने से पहले उसकी पूरी बैकग्राउंड चेक कर चुका होगा। अगर नहीं किया होता तो फिर तो वो उसका नाम उल्टा भी लिख सकती थी। अनिकेत ने 2 बार नकली खांसी की। खांसी, खांसी। आखिर वो एक जनरल था और फिर भी इस छोटी सी लड़की के सामने एकदम चुप हो गया था। कितनी शर्मनाक बात थी ये। हालांकि अनिकेत के पास ढेर सारा युद्ध का अनुभव था और वो जनरल की कुर्सी तक पहुंच चुका था, पर उम्र में वो अब भी जवान ही था। बस उसकी घनी दाढ़ी उसे थोड़ा उम्रदराज दिखा देती थी। असल में उसे अन्ना की तेज जुबान और दिलचस्प अंदाज ने थोड़ा घबरा दिया था। खासकर उसके साथ जो कुछ किया गया था, वो खुद जानता था वो सही नहीं था। हाँ, हालात अलग थे और अलग फैसले लेने पड़े, लेकिन इससे ये सच नहीं बदलता कि वो भी गलत था। अपने अंदर की उथल पुथल को संभालते हुए अनिकेत ने गंभीर स्वर में कहा, मिस यार्डली, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अन्ना ने सिर हिलाया और होठों के कोने पर मुस्कान आ गई। वो बेहतर होगा। मैं टाइम वेस्ट करने वालों में से नहीं हूँ। अनिकेत ने कोई वक्त जाया किए बिना पूछा, क्या आप मिलिट्री ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं? अन्ना की आंखों में चमक दौड़ गई। उसमें दिलचस्पी झलकने लगी। अनिकेत ने कहा, क्या आप जानती हैं मैंने आपको कब नोटिस किया? शूटिंग क्लब, अन्ना ने बिना रुके जवाब दिया। उस दिन जो निगरानी कर रहा था वो आप ही थे। अनिकेत के चेहरे पर चौंकने की हल्की लहर दौड़ी। उस दिन उसने अन्ना की नजरें सब कुछ भांप चुकी थी।
लेकिन इतनी जल्दी और सटीक अंदाज में? ये उसने नहीं सोचा था। उस दिन से आपने वो जो निगरानी सिस्टम है उसका इस्तेमाल शुरू किया। मेरी हर एक्टिविटी को ट्रैक करने लगे, है ना? अन्ना की आवाज अब थोड़ी भारी हो गई थी। मैं सही हूँ, अनिकेत? चैप्टर 146। अनिकेत की मोटी भौहें आपस में सिकुड़ गईं और उसकी बॉडी लैंग्वेज पहले से कहीं ज्यादा सख्त और अलर्ट हो गई जैसे ही उसकी नजर सामने बैठी अन्ना पर पड़ी। तुम्हें आखिर कितना कुछ पता है? उसने गहरी और भारी आवाज में पूछा। अनिकेत की इस औपचारिक और गंभीर टोन के उलट अन्ना अपने नॉर्मल मिलिट्री रुख से काफी अलग थी। वो थोड़ी पीछे की तरफ झुकी हुई बैठी थी, आंखों में एक शरारती मुस्कान लिए, लेकिन ये शरारत किसी मासूम लड़की की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की जो खुद को बाकी सबसे ऊपर मानता है। वो सिर्फ एक लड़की थी, फिर भी उसके पूरे वजूद में एक जबरदस्त ताकत, आत्मविश्वास और मर्दाना एटीट्यूड था जो किसी भी आम मर्द से कहीं ज्यादा था। अनिकेत का दिल एक पल को जैसे रुक गया। इतनी शांत लेकिन ताकतवर अन्ना के सामने भी उसका दिल धड़कना बंद हो गया था। कितना जानती हूँ? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने मुझे कितना कुछ छुपाने की कोशिश की है, अन्ना ने बेहद शांत और कंट्रोल टोन में जवाब दिया। लेकिन उसके इस जवाब के पीछे छुपा संदेश बिल्कुल साफ था, उसे सब कुछ पता था। अनिकेत की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जैसे किसी ट्रेनिंग अफसर की किसी नए सैनिक पर नजर होती है। अन्ना सिर्फ उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी थी, बल्कि उन्हें पार कर गई थी। उसने महसूस किया कि उसकी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। फिर भी अगर अन्ना ने वाकई उस स्नाइपर को खुद शूट किया था, तो वो टैलेंट इतना खास था कि अनिकेत खुद उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट मार्शल में कदम रखने को तैयार था। रायगढ़ जैसे बड़े इलाके में भी असली टैलेंट बहुत कम मिलते थे, और जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान सामने हो तो उसकी पिछली गलतियों को भी नजरअंदाज किया जा सकता है। यही सोचकर उसने अन्ना को अपनी टीम में लाने का प्लान बनाया था। मिस अन्ना, आप सीधी हैं, ईमानदार हैं। मैंने आपको शूटिंग क्लब में तभी नोटिस कर लिया था, अनिकेत ने खुलकर कहा। जो बात मैं अब बताने जा रहा हूँ वो मिलिट्री की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। मुझे उम्मीद है कि जब आप ये सुनेंगी तो इसे सीक्रेट ही रखेंगी। आप एक मिलिट्री फैमिली से आती हैं, मिस अन्ना, इसलिए मुझे लगता है आप समझ सकती हैं। अनिकेत की आवाज में एक तरह का दबाव, रौब और थोड़ी धमकी भी छुपी थी। कोई और होता तो उसकी बात सुनते ही डर जाता, लेकिन अन्ना की आंखों में ना डर था, ना कोई उत्सुकता। उसने सिर्फ एक ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। जनरल मिश्रा, आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि आर्मी में सोल्जर बनना आसान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई आपकी बनाई हुई राह पर चलेगा। और फिर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सोल्जर बनना चाहती हूँ। इसलिए आपकी गोपनीय जानकारी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर बिना किसी हिचकिचाहट के अन्ना उठ खड़ी हुई, जाने के लिए। हाँ, उसने अपने दादा से वादा किया था कि वो आर्मी ज्वाइन करेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो रायगढ़ में बैठकर किसी के अंडर काम करेगी। वो चाहती तो अपनी खुद की आर्मी फोर्स खड़ी कर सकती थी, अपनी जिंदगी को अपने मिशन के लिए डेडिकेट कर सकती थी। लेकिन अब वो यहाँ खड़ी थी, इस आदमी से एक नए सैनिक की तरह लेक्चर सुन रही थी। रुको, अनिकेत की आवाज में घबराहट थी। अन्ना के इस रवैये से वो चिढ़ गया था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। अब वो उसकी सोल्जर नहीं थी, तो उस पर ऑर्डर नहीं चला सकता था। अब तो स्थिति उल्टी थी, अनिकेत को उसकी इंटेलिजेंस की जरूरत थी। अन्ना पलटी, भौहें टेढ़ी करते हुए बोली, कुछ और कहना है? अनिकेत कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोल पड़ा। तुम्हारे दादा एक महान सोल्जर थे, इस देश के असली हीरो। और तुम उनकी पोती अन्ना, तुम्हारा नाम भी अब उसी लाइन में आता है। अनोज। उसने जानबूझकर उस नाम को ऐसे बोला जैसे उसका हर अक्षर वजनदार हो। अन्ना की नजरें उसकी आंखों से जुड़ी रहीं। उस वक्त मैं भी ओल्ड जनरल यार्डली की कमान में था, अनिकेत की आवाज में भावनाएं छलक आईं।
उसे अब यकीन हो गया था, उसके सामने खड़ी ये लड़की कोई आम इंसान नहीं थी। उसके साथ बातचीत करनी है तो बराबरी पर करनी होगी। और वाकई अन्ना फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। अब वो सच में जानना चाहती थी कि अनिकेत के पास ऐसा क्या है जो उसे रोक रहा है, और क्या वाकई वो उसे सिर्फ एक सोल्जर बनाना चाहता है या कुछ और सोच रहा है। अन्ना को फिर से बैठता देख अनिकेत ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही सख्त रौब बना हुआ था। अब उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि बात सीक्रेट है या नहीं। अगर उसे अन्ना का भरोसा चाहिए तो उसे एक दमदार ऑफर देना ही होगा। उस दिन जब मैं शूटिंग क्लब आया था, अनिकेत ने धीमे स्वर में कहा, वो इसलिए क्योंकि हम स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के लिए स्पेशल टैलेंट ढूंढ रहे थे। दूसरी ओर गाड़ी चलाते वक्त नकुल ने पीछे वाली सीट पर बैठी अमृता को रियरव्यू मिरर में देखा। अमृता, इस बार तुम्हारे हथियार रखने पर बैन हटा दिया गया है, लेकिन अगर आगे जाकर तुमने कोई भी रूल तोड़ा तो बड़े अफसर तुम्हें वापस बुलाने में बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे। तब मिस्टर त्रिवेदी भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, समझी? नकुल को सच में ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ 20 साल की अमृता के लिए एक फादर फिगर बन चुका है। नहीं, अगर वाकई उसकी अपनी बेटी ऐसी होती तो शायद वो खुद को कहीं झोंक देता। अमृता ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। चिंता मत करो नकुल। चैप्टर 147। छोड़ो, तुमसे बात करना तो ऐसा है जैसे किसी पत्थर से बात करना। मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम असल में कौन हो। नकुल अब और बात जारी रखने की हालत में नहीं था। अमृता की आंखों में एक सख्त चमक आ गई थी। जैसे ही कार अचानक धीमी हुई, उसने एक झटके में खुद को बाहर फेंक दिया। अलविदा नकुल, पापा को बोल देना कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। फिर कभी मिलेंगे। नकुल ने तुरंत ब्रेक दबाया। कार एक झटके में रुक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अमृता ऐसा कुछ करेगी। अमृता, वह चिल्लाया और कार से बाहर कूदा। लेकिन अमृता को खुद को छिपाने में मास्टरी थी। एक पल में वह नजरों से गायब हो चुकी थी। इस लड़की को तो नकुल ने गुस्से में आकर टायर पर जोर से लात मारी। असल में उसे अमृता के लिए डर नहीं था। डर उसे उन लोगों के लिए था जो रास्ते में उससे टकरा सकते थे। वो लड़की जरा सी बात पर हाथ उठा देती थी। उसे एक बार, 2 बार बचाया जा सकता था, लेकिन अगर वो ऐसे ही चलती रही तो अगली बार कौन बचाएगा? नकुल अब बस यही दुआ कर सकता था कि कोई भोला इंसान उसके रास्ते में न आ जाए, वरना ऊपर से आदेश क्या आएंगे वो तो छोड़ो, खुद आर्यन भी उसे नहीं छोड़ेगा। इस बीच अमृता एक सुनसान कोने से निकली। उसका बैग कंधे पर लटका हुआ था और वह नकुल की नजरों से बच चुकी थी। उसने अपना फोन निकाला, अनलॉक किया और कुछ नाम ढूंढने लगी। अन्ना, अन्ना, मिल गया, वह बुदबुदाई। तो अब वे रेडवुड डिस्ट्रिक्ट में रह रही हैं, हाँ? उसके चेहरे पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान फैल गई। बैग कंधे पर ठीक करते हुए वह रेडवुड की तरफ चल दी। दूसरी ओर, तो तुम एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट बनाना चाहते हो? और मैं तुम्हारे टारगेट्स में से एक हूं? अन्ना ने सीधे सवाल दागा। अनिकेत ने धीरे से सिर हिलाया। बिल्कुल, ये यूनिट बाकी सभी स्पेशल फोर्सेस से कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। हर सदस्य को हजारों में से चुना जाएगा। ये लोग साम्राज्य की सबसे तेज तलवार बनेंगे, एकदम परफेक्ट और काबिल। इन्हें कहा जाएगा टीम ड्रैगन फैंग। रायगढ़ के सबसे तेज पंजे। रायगढ़? अन्ना ने सवाल उठाया। मेरे ख्याल से साम्राज्य में सिर्फ 5 ही मिलिट्री जोन हैं, और 5वां तो जनरल अनिकेत के अंडर है। अनिकेत ने हंसते हुए कहा, सही पकड़ा। लेकिन 6ठा जोन अब रायगढ़ होगा, और उसी में ड्रैगन फैंग काम करेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, जिसने अन्ना को अंदर तक हिला दिया। 6ठा मिलिट्री जोन? पूरा रायगढ़? बहुत बड़ा प्लान था।
और सबसे हैरानी की बात ये कि उसने इसे अकेले संसद में पास करवा लिया था, विरोधों के बावजूद। अब रायगढ़ में एक ही यूनिट थी, ड्रैगन फेंग, और अब अनिकेत उसे इस यूनिट का हिस्सा बनाना चाहता था। अन्ना की आंखों में उत्सुकता की हल्की सी चमक आ गई। वह इस आदमी की सोच से प्रभावित हुई थी। और यही टीम अगली बार ब्लू स्टार मिलिट्री अकादमी की भर्ती परीक्षा में भाग लेगी, अनिकेत ने आगे कहा। अन्ना थोड़ा चौंकी। उसे ये नाम याद था, ब्लू स्टार मिलिट्री अकादमी, वो जगह जहां सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती थी। टॉप फैकल्टी, नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च का गढ़। दुनिया के सबसे दमदार सैनिक वहीं से आते थे। अनिकेत ने कहा, हमारे साम्राज्य में अब तक सिर्फ 2 अफसर हैं जिन्होंने वहां से ग्रेजुएट किया है, और दोनों अब जनरल लेवल पर हैं। लेकिन अब वो बूढ़े हो रहे हैं। हमें नए टैलेंट की सख्त जरूरत है। लेकिन अब तक हम जिन लोगों को वहां भेजते रहे, या तो वो फेल हो जाते हैं या फिर उनकी नीयत डगमगाने लगती है और दूसरे देश उन्हें लुभाकर छीन लेते हैं। ये सीधे तौर पर रायगढ़ के साथ गद्दारी है। ये सुनकर अन्ना थोड़ी गहरी सोच में चली गई। तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन एक सच्चे सैनिक के नजरिए से देशद्रोह सबसे बड़ा पाप था। एक सैनिक के लिए निष्ठा सब कुछ होती है। विश्वासघात का मतलब सिर्फ एक ही होता है, मौत। अनिकेत ने गंभीर स्वर में कहा। अब तक रायगढ़ का कोई भी कैंडिडेट अकादमी से ग्रेजुएट नहीं कर पाया है। नस्लीय भेदभाव, पुराने झगड़े, सब वजह हैं। लेकिन अगर हमने इस दुश्मन को नहीं समझा और खुद को समय के साथ नहीं बदला, तो हम हमेशा हारते रहेंगे। इसलिए जरूरी है अपने दुश्मन को पहचानो, तभी जीत मुमकिन है। चैप्टर 148। अनिकेत ने एक गहरी सांस ली। यही वजह थी कि संसद के कई सदस्य उसकी योजना से सहमत हुए थे। अन्ना ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी और उसे ये सब सुनकर ब्लू स्टार मिलिट्री अकादमी को लेकर काफी उत्सुकता हो रही थी। यह वही जगह थी जहां से देश के सबसे बेहतरीन सैनिक निकले थे। वह सोचने लगी, आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है? तो तुम्हारा प्लान ये है कि एक स्पेशल फोर्स बनाओ जो साम्राज्य की सेवा करे और साथ ही ब्लू स्टार में एडमिशन लेकर वहां की सबसे एडवांस मिलिट्री टेक्निक्स को सीखो, ताकि जो भी दुश्मन हैं उन्हें समझ सको और अंत में वहां से सफलतापूर्वक ग्रेजुएट हो सको। यही है ना तुम्हारा मिशन? अन्ना ने उसकी मंशा को सीधा और साफ लफ्जों में दोहराया। अनिकेत को यह सब कुछ नया नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले ही अन्ना के अंदाज और बोलने के तरीके का आदी हो चुका हो। बिल्कुल सही, उसने बिना रुके जवाब दिया। और इसीलिए छठे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की जो ड्रैगन फेंग यूनिट बनेगी, उसमें सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग शामिल होंगे। वह अन्ना की ओर देखकर गंभीरता से बोला। अन्ना, बतौर कमांडर इन चीफ, मैं तुम्हें ऑफिशियल इनविटेशन दे रहा हूँ। ड्रैगन फेंग यूनिट में शामिल हो जाओ। तुम्हें डायरेक्ट मेजर की रैंक मिलेगी और रायगढ़ के सभी इलाकों पर तुम्हारा अधिकार होगा। फिर थोड़ी देर रुककर उसने जोड़ा, तुम एक सच्ची फौजी हो। उम्मीद है तुम इस बारे में गंभीरता से सोचोगी। अन्ना ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसे देखती रही। उसकी आंखें तेज थीं, बाज की तरह केंद्रित। उनमें एक साफ साफ दृढ़ता और उम्मीद नजर आ रही थी। ये साफ था, अनिकेत को किसी को कन्विंस करने में महारत हासिल थी। उसके शब्द किसी भी फौजी के अंदर की आग को जगा सकते थे। अन्ना भी इससे अछूती नहीं थी। छठा सैन्य जिला, पूरे रायगढ़ की जिम्मेदारी और ब्लू स्टार से पास आउट होना, ये सब सुनकर उसका मन वाकई ललचा गया था। लेकिन इस जिंदगी में वो किसी की गुलामी करने नहीं आई थी। रायगढ़ अभी उसके लिए वो जगह नहीं बनी थी जहां वह जान हथेली पर रखकर कूद जाए। उसे मालूम था, जिस दुनिया में वह जी रही है, वहां किसी भी वक्त सैनिकों को मोहरे की तरह कुर्बान किया जा सकता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे अलग कर देगा। उसे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता था कि क्या ये सब सच में वर्थ इट है। अभी के लिए
वह सिर्फ अपने लिए जीना चाहती थी। इसलिए उसने कहा, बाकी लोग? अनिकेत तुरंत समझ गया कि अन्ना किस बारे में पूछ रही है। उसने सवाल टालने के बजाय कहा, तुमसे पहले 3 और लोग चुने गए हैं, तीनों स्पेशल फोर्सेस के टॉप एलीट। और एक और है जो ट्रांसफर के प्रोसेस में है। वो रायगढ़ का सबसे कम उम्र का मेजर जनरल है। नाम? अगर तुम टीम ज्वाइन करती हो तो खुद जान जाओगी। अनिकेत हंसा, थोड़ा शर्माते हुए, जैसे अन्ना का ध्यान खींचना चाह रहा हो। अन्ना अब भी सोफे पर बैठी थी, चेहरा शांत और बिल्कुल कूल। भले ही वह दिखने में सिर्फ 16-17 की लगे, पर उसके अंदर एक अजीब सी ताकत और दबाव था, जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसमें एक ठंडापन भी था। इतनी कम उम्र में भी उसके चेहरे पर एक परिपक्वता थी जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। मैं मेजर रैंक के साथ पूरी अथॉरिटी चाहती हूँ, और मैं अपने साथ कुछ लोग भी लाऊंगी। अगर हमें ड्रैगन फैंग में शामिल होना है, तो ये मेरी शर्त है। उसकी आवाज में कोई नेगोशिएशन की गुंजाइश नहीं थी। अनिकेत को ये उम्मीद नहीं थी कि अन्ना अपनी शर्तें रखेगी। उसे लगा था या तो वो मना करेगी या हाँ कहेगी। लेकिन यह एक मुश्किल स्थिति थी। फिर भी उसने पूछा, तुम किन्हें लाना चाहती हो? वह फैसला लेने की ताकत तो उसे देने को तैयार था, लेकिन अपने साथ और लोगों को लाना, यह पहली बार था जब किसी सैनिक ने ऐसी बात की थी। अन्ना ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए हल्की सी मुस्कुराहट दी। फिर वह धीरे से उन नामों को बोलने लगी जो उसके साथ आने वाले थे। जैसे जैसे अनिकेत सुनता गया, उसकी आंखों की गंभीरता बढ़ती चली गई। अन्ना ने अपने बाएं कलाई पर पहने चांदी के कंगन को दाहिने हाथ से सहलाया और हल्के से बोली, मैंने अपनी शर्तें बता दी हैं, अब फैसला आपका है, जनरल मिश्रा। उसे ड्रैगन फैंग यूनिट में शामिल होने की कोई जल्दी नहीं थी। इस दुनिया में चाहे कोई कितनी भी बड़ी पोजीशन पर हो या कितना भी ताकतवर दिखे, आखिरकार मायने सिर्फ एक चीज का होता है, किस पर तुम भरोसा कर सकते हो। और अन्ना के लिए सबसे ज्यादा मायने वही रखते थे, उसके अपने लोग, जिनके साथ वह न सिर्फ लड़ सके बल्कि जान भी दे सके। ऐसे साथी मिल जाए तो वह किसी भी तूफान से लड़ सकती है। अनिकेत ने जब उसके सारे नाम सुने, तो पहले जो उसे नामंजूर लग रहा था, अब उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था, वह चीखना चाहता था। क्या तुम पक्का कह सकती हो कि वे सब आएंगे? अगर तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप उसे देखा और मन ही मन सोचा, क्या यह लड़की सच में उतनी ही भरोसेमंद है जितनी वह दिखती है? चैप्टर 149। बेशक वह सिर्फ उसी के बारे में सोच सकता था। अनिकेत के चेहरे के भाव देखकर अन्ना ने शांति से कहा, आप अच्छी तरह समझते हैं कि किसी भी मिशन में टीम के बीच तालमेल और हर व्यक्ति की अपनी ताकत कितनी जरूरी होती है। अनिकेत ने उसकी तरफ देखा। जिन लोगों की तुम बात कर रही हो, उनमें से कुछ का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें सीधे खतरनाक कैटेगरी में रखा गया है। हाँ, मानता हूँ कि उनकी स्किल्स बहुत यूनिक है और वे स्पेशल रिक्रूटमेंट के काबिल भी हैं। लेकिन इस पर और सोचने की जरूरत है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं है, मुझे साम्राज्य, छठे मिलिट्री जोन और रायगढ़ सबका ध्यान रखना होता है। उसे टैलेंटेड लोगों से लगाव था, खासकर जब वो ड्रैगन फैंग यूनिट बना रहा था, लेकिन उसे बड़ा सोचकर फैसले लेने होते थे। अन्ना कुछ नहीं बोली, बस हल्के से सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं था कि अनिकेत उसकी बात मानेगा या नहीं। लेकिन चाहे वो माने या नहीं, अन्ना के पास अपनी खुद की प्लानिंग थी। अनिकेत से बातचीत खत्म होने के बाद कुछ सोल्जर आए और अन्ना को 5वें मिलिट्री जोन से बाहर ले गए। जब उसने अपनी गाड़ी को बिना किसी नुकसान के खड़ा देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो तुरंत कार में बैठी और फुर्ती से निकल गई। कुछ ही सेकंड में वहां खड़े गार्ड्स की आंखों से ओझल हो गई। कुछ ही पल बाद
वहां खड़े कुछ लोगों को समझ आया कि हुआ क्या है। वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे सोच रहे हों, ये लड़की तो सच में कुछ अलग ही है। अंदर ही अंदर उनमें से कुछ के मन में जलन सी होने लगी। इस अमीर खानदान की वारिस, हर चीज में एक शोफ टाइप की, यहाँ तक कि गाड़ी चलाने जैसे सिंपल काम में भी उसे कोई डर नहीं था। उसने बेस के मेन गेट पर बिना रुके तेज स्पीड से गाड़ी भगा दी थी, जैसे मौत से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसी समय स्काई बाउंड टावर के अंदर, सर, मिस अन्ना अब रेडवुड जोन की ओर वापस जा चुकी हैं। करण ने दफ्तर के बाहर से सम्मानपूर्वक रिपोर्ट दी। आर्यन ने अपनी स्क्रीन से नजर हटाई और धीरे से कहा, ठीक है। फिर उसने अपनी प्रोजेक्शन स्क्रीन पर टैप किया, मुझे अनिकेत की लाइन पर मिलाओ, मिलिट्री डिपार्टमेंट से। अन्ना के जाने के बाद अनिकेत गहराई से सोच में डूब गया था। वो नहीं चाहता था कि ऐसा टैलेंट उसके हाथ से निकल जाए। अन्ना जैसे लोग फौज के लिए बने होते हैं, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट ऐसी थी जिसने अनिकेत को मुश्किल में डाल दिया था। वो कोई डिक्टेटर तो था नहीं जो अन्ना को पकड़कर जबरदस्ती फौजी बना देता। वैसे भी अन्ना एक मिलिट्री फैमिली से थी। एक बार जब वो एडल्ट हो जाए तो खुद ही रायगढ़ की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन ले सकती थी। और अगर उसकी टैलेंट का पता चल गया तो बहुत सारे लोग उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब अनिकेत दुविधा में था। ड्रैगन फैंग यूनिट को बनाने के लिए जो फंड आया था वो संसद से मिला था। स्टाफिंग के फैसले ऊपर रिपोर्ट करने पड़ते थे। स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए भी कड़ी जांच की जरूरत होती थी। वो अभी सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। हेलो? क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं था, उसकी आवाज में भी तल्खी थी। जनरल मिश्रा। दूसरी तरफ की आवाज सुनकर अनिकेत की आंखें चौड़ी हो गईं। वो तुरंत खांसते हुए सीधा बैठ गया। मिस्टर सिंह। फोन के दूसरी ओर आर्यन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। सुना है आपने मेरी पत्नी को उठा लिया है। क्या मतलब निकाला जाए इसका? चोरी करने की कोशिश हो रही है क्या? आर्यन की आवाज में एक ऐसा ठंडापन था जिसने अनिकेत की रीढ़ तक कंपा दी। पत्नी? ओह, वो अन्ना की बात कर रहा था। अनिकेत के होंठ हल्के से खिंच गए। वैसे भी दोनों की सिर्फ सगाई हुई थी, शादी नहीं। और आर्यन ऐसे बात कर रहा था जैसे किसी बेवफा को रंगे हाथ पकड़ लिया हो। और फिर अन्ना, इतनी यंग, स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत लड़की, उससे शादी करने की बात। किसी वजह से अनिकेत को ये सब थोड़ा अजीब लगा। वो खांसा और बोला, मिस्टर आर्यन, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी मंगेतर के प्रति मेरी कोई गलत मंशा नहीं है। मैंने उन्हें सिर्फ मिलिट्री टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए बुलाया था। उसने मंगेतर शब्द पर खास जोर दिया। आर्यन की आंखों में हल्की ठंडक आ गई। पत्नी, मंगेतर, दोनों जैसे एक दूसरे की बात काटने में लगे थे। पत्नी, मंगेतर, अनिकेत फिर बोला। आर्यन के होंठ और अधिक टेढ़े हो गए। जनरल मिश्रा, अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो मैं किसी को भेज दूं? मिस्टर आर्यन, मैं सच कह रहा हूं, मैं आपकी पत्नी, मेरा मतलब मंगेतर के बारे में कुछ गलत सोच भी नहीं सकता। अनिकेत ने बात घुमाते हुए कहा। हूं, आर्यन ने गहराई से जवाब दिया। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद वह बोला, मैं इस बात का विरोध नहीं करता कि आप साम्राज्य के लिए टैलेंट खोज रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अन्ना को इससे कोई नुकसान पहुंचे। क्या आप समझ रहे हैं, जनरल मिश्रा? आर्यन के शब्द इतने सख्त थे कि अनिकेत के चेहरे पर थोड़ी सी शिकन आ गई। मैं आपकी बात पर विचार करूंगा, अनिकेत ने धीरे से कहा। लेकिन एक फौजी अफसर के तौर पर मुझे अपने विभाग की नीतियों और जरूरतों के मुताबिक फैसला लेना होता है। उम्मीद करता हूं कि आप उसमें दखल नहीं देंगे। आर्यन भले ही ताकतवर और पावरफुल था, लेकिन अनिकेत के अपने उसूल थे। वो कभी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेगा,
चाहे कितना भी प्रेशर क्यों न हो। फोन के उस पार आर्यन के होंठ फिर से मुस्कुरा उठे। उसकी आवाज में एक अजीब सी चुनौती थी। ठीक है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितनी दूर तक जाने की हिम्मत रखते हैं। चैप्टर 150। अनिकेत खुद को कोसते हुए बैठा था। क्या आर्यन वही इंसान नहीं था जो कभी किसी भी राजनीतिक या मिलिट्री मामले में दखल नहीं देता था? फिर इस बार वो क्यों आगे आया? सिर्फ इसलिए कि मामला अन्ना से जुड़ा था। तो तुम उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है। रेडवुड एरिया। अमृता यार्डली मेंशन के मेन गेट पर खड़ी थी और फोन में पता चेक कर रही थी। हम यही है अनुज, अन्ना का घर। वो आगे बढ़ी और डोरबेल दबाई। कुछ देर बाद शांता ने दरवाजा खोला। सामने स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी। शांता ने पूछा, हाँ बच्ची, क्या चाहिए? अमृता ने एक मासूम मुस्कान के साथ पूछा, क्या अनुज घर पर है? शांता एक पल के लिए समझ नहीं पाई। उसे कुछ सेकंड लगे ये समझने में कि वो अन्ना के बारे में पूछ रही है। शांता ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, अन्ना अभी घर पर नहीं है। वो बस बाहर नहीं गई है, उसे तो घर से निकाल दिया गया है। तभी पीछे से रोहिणी की आवाज आई जिसमें मजाक और ताना दोनों था। अमृता की भौहें सिकुड़ गईं। निकाल दिया गया? रोहिणी ने एक बार अमृता को ऊपर से नीचे तक देखा। उससे पहले कभी नहीं मिली थी लेकिन पहली नजर में ही उसे समझ आ गया ये वही टाइप की लड़की है जिससे लड़के तुरंत इम्प्रेस हो जाते हैं। उसकी आवाज एकदम तेज और तंज से भरी थी, जैसे हवा को काटती हुई निकल रही हो। हाँ, अन्ना को यार्डली फैमिली से निकाल दिया गया है। अब वो इस घर का हिस्सा नहीं है। और हो भी क्यों? जो लड़की अपने बड़ों की इज्जत ना करे, घर को बदनाम करे, उसके अंदर कोई तमीज ना हो, ऐसी लड़की को रखने का कोई फायदा नहीं। अमृता ने रोहिणी की आंखों में देखा और उसकी नजर ही कुछ ऐसी थी कि रोहिणी की रीढ़ तक सिहर गई। जो लोग अन्ना के साथ घूमते हैं वो भी ठीक नहीं हो सकते। तुम्हारे जैसी लड़कियां जो दिन भर क्यूट बनके लड़कों को बेवकूफ बनाती हैं, मासूम बनने का ढोंग करती हैं। क्या मैं पागल हूं जो ये सब नहीं समझती? रोहिणी ने गुस्से में हाथ मोड़ लिए। शांता, इसे बाहर निकालो। शांता थोड़ी घबरा गई। उसे लगा कि रोहिणी थोड़ी ज्यादा ही बोल गई है, खासकर जब सामने इतनी प्यारी सी लड़की खड़ी थी। वो बस इतना कह सकी, मैडम, आपको अब घर चले जाना चाहिए। अमृता मन ही मन हंसी, लेकिन बाहर से वही स्वीट एक्सप्रेशन बनाए रखा। शायद ये लाइन आपको खुद पर आजमानी चाहिए, मैडम। फिर वो शांता की तरफ मुड़ी और मासूमियत से पूछा, क्या उसका छोटा भाई नहीं है? शांता ने जल्दी से जवाब दिया, मिस्टर आरव अभी घर पर नहीं है, वो बाहर गए हैं। शांता, अब भी उससे बात कर रही हो? निकालो इसे। रोहिणी अब गुस्से से कांप रही थी। वो झपटती हुई आगे बढ़ी, हाथ उठाया कि अमृता को थप्पड़ मारे, लेकिन अमृता फुर्ती से साइड हो गई और उसका हाथ हवा में ही रह गया। अब जब अनुज यानी अन्ना यहाँ नहीं है तो मैं चलती हूँ। उसने अपना हाथ हिलाया और बिना कोई परवाह किए घूमकर चल पड़ी। जैसे ही वो मुड़ी, न शांता और न ही रोहिणी ने उसकी हल्की सी शैतानी मुस्कान देखी। रुक जा, हरामखोर, रोहिणी चिल्लाई। मैडम रोहिणी, प्लीज शांत हो जाइए। वो अभी बच्ची है। उधर। जैसे ही अन्ना रेडवुड डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंची, उसकी नजर रियरव्यू मिरर में कुछ अजीब सी चीज पर पड़ी। बिना सोचे उसने स्टीयरिंग घुमाई और कार को वापस मोड़कर एक संकरी गली के किनारे रोका। वो बाहर निकली, उसकी लंबी पतली टांगे सीधा गली की ओर बढ़ी। कुछ ही कदम बाद अन्ना नीचे झुकी और देखा कि एक छोटी लड़की जमीन पर बैठी थी, अपने घुटनों को सीने से चिपकाए हुए। लड़की की बड़ी बड़ी मासूम आंखों ने अन्ना को देखा और एक पल को झपकी। मुझे लगा तुम कोई और हो,
अन्ना ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अमृता ने कुछ सेकंड तक अन्ना को देखा, फिर जैसे उसे जान आ गई। अचानक वो उछली और अन्ना के गले से लिपट गई। ओ अनुज, तुम वापस आ गई। अन्ना इस रिएक्शन के लिए तैयार नहीं थी। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे कोई 60 से 70 किलो का वजन उस पर लद गया हो। वो थोड़ा लड़खड़ाई। जब वो सीधी खड़ी हुई तो अमृता हवा में झूल रही थी। अन्ना के होठों के कोने में हल्की सी मुस्कान थी। ये लड़की तो बंदर निकली। नीचे उतरो, उसने भौहें चढ़ाकर कहा। अमृता उतर गई, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। अन्ना के ठंडे एक्सप्रेशन से बिल्कुल भी परेशान नहीं। सच कहे तो दोनों के बीच में लगभग 10 सेंटीमीटर का हाइट डिफरेंस था। चूंकि अन्ना भी लड़की थी, इसलिए अमृता को कभी झिझक नहीं होती थी उसे गले लगाने में। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें ढूंढने, अमृता ने सीधा जवाब दिया। अन्ना थोड़ी चौंकी। मैंने सुना था कि तुम्हें आर्मी ने उठा लिया है। आर्यन ने उसे बताया था कि अमृता ने कोई आर्डर तोड़ा था, इसलिए उसे ले जाया गया था। जब अन्ना अनिकेत के साथ डील कर रही थी, उसने इसीलिए अमृता का नाम लिया ताकि आर्मी भी उसकी मदद कर सके। लेकिन अब वो सामने खड़ी थी। हाँ, लेकिन अब मैं बाहर आ गई हूँ। नकुल ने कहा कि किसी बड़े अधिकारी ने मेरी मदद की। अमृता के बोलने के अंदाज से लग रहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन था। अन्ना ने भौहें चढ़ाई। बड़ा अधिकारी? उसके दिमाग में सबसे पहला नाम आया, आर्यन। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें ढूंढने लगी। तुम्हारे घर भी गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे भगा दिया।